गुरु भगवान के शुक्राने हैं। एक बात थोड़ी सी पिछली बार चली थी, फिर बीच में रह गई थी, तो उसको मैं पूरा करता हूँ। एक पार्क में एक पिता अपने 2 बच्चों को ले जाते हैं, एक 6 साल का है और एक 10 साल का है। पार्क के बाहर ही लिखा है कि 5 साल से कम की उम्र के बच्चों की कोई टिकट नहीं लगती है, बाकी टिकट लगती है। तो वो पिता जब अंदर घुसता है, टिकट काउंटर वाला बोलता है, हाँ जी कितनी टिकट? 3 टिकट। तो काउंटर वाला ऐसे देखता है, वो जो आपका बच्चा है वो तो 5 साल से कम, आप बता सकते हैं, कोई बात नहीं है, यहाँ कोई नहीं देख रहा है, यहाँ कोई नहीं सुन रहा। तो पिता उसको कहता है कि मेरा बच्चा सुन रहा है, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, मेरा बच्चा सुन रहा है। इसको झूठ बोलना मैं सिखा रहा हूँ। अगर मैं ये कहता हूँ कि 5 साल का है, टिकट ना लगे इसकी, तो मैं इसको झूठ बोलना सिखा रहा हूँ, और ये संस्कार मैं अपने बच्चे में नहीं डाल सकता। देखिए कितनी बढ़िया बात है। हम सब लोग जब ट्रेन की टिकट पहले बुक कराया करते थे तो सोचा करते थे 12 साल से कम के बच्चे की टिकट आधी लगती है, तो अपने बच्चे का अगर 13 साल का होने वाला है तो 12 साल से कम लिखाते थे, भाई आधी टिकट लगे। कहीं हमने झूठ के संस्कार डाल दिए और वो आज नुकसान देते हैं। ऐसा काम हमको नहीं करना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी का जो रास्ता है ये परमानेंट है, लंबा रास्ता है। इस पर आदमी जिंदगी भर आराम से चल सकता है। वो ठीक है, सच्चाई और ईमानदारी में थोड़ा कम, जैसा लोग कहते हैं थोड़ा कम पैसा होता है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं नहीं मानता, मुझे तो नहीं लगता कि सच्चाई और ईमानदारी में कम पैसा होता है। मैंने जो शास्त्रों में पढ़ा है, जहाँ भगवान हैं, और भगवान ने गीता में लास्ट में जब ये कह दिया है अर्जुन तो मेरी शरण आ जा, तो संजय उवाच, संजय बोलता है धृतराष्ट्र से, महाराज मैंने सारी गीता का ज्ञान सुना और अब मैं समझ पा रहा हूँ, ये सारी गीता मैंने आपको भी सुनाई है, कि जहाँ भगवान हैं वहाँ श्री है, विजय है, संपत्ति है, सब कुछ है। अर्थात जहाँ भगवान है वहाँ प्रॉस्पेरिटी है। आप क्वांटिटी ऑफ पैसे को गिनोगे ना तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, किसके पास ज़्यादा है, किसके पास ये कैसा है, वो कैसा है। आप यही आंकड़े लगाते रहोगे कि बेईमानों के पास ज़्यादा पैसा होता है, क्योंकि आप क्वांटिटी पे जा रहे हो, कितने करोड़ हैं इस पे जा रहे हो। आप खुशहाली पे नहीं जा रहे, आप प्रेम पर नहीं जा रहे, आप सुख है कि नहीं, आनंद है कि नहीं जीवन में, वो व्यक्ति प्रसन्न है कि नहीं, आप इसको नहीं देख रहे हो। आप सिर्फ पैसे पर जा रहे हो। उसके पास ज़्यादा पैसा है, वो बेईमान है फिर। और अपने जीवन में वो कैसा है, क्या है, उसका जीवन क्या है, क्या वो खुश है, क्या वो आनंद में है, क्या वो संतुष्ट है, क्या वो सुखी है, ये आप नहीं देखोगे। तो हम अपने बच्चे में झूठ के संस्कार डालकर अपना ही नुकसान कर लेते हैं और उसका भी नुकसान कर देते हैं। तो आज से हम लोग प्रयास करेंगे, बच्चों के सामने कभी झूठ नहीं बोलेंगे और बच्चे से कभी झूठ नहीं बुलवाएंगे। वो पिता था ना, कहता था जब मकान मालिक आता था, जाओ कह दो पिताजी घर पे नहीं है, तो बच्चा जब पहली बार जब गया था तो उसने मकान मालिक से कहा पिताजी घर पे हैं। तो जब लौट कर आया तो पिता ने उसको एक झापड़ दिया, घुमाकर जो झापड़ दिया जोर का, वो बच्चा एकदम सकपका गया, डर गया। अगली बार जब मकान मालिक आया तो उसने कहा कि मैं देख कर आता हूँ पिताजी घर पे हैं कि नहीं। और पिताजी ने कह दिया नहीं है, और जाकर उसने कहा पिताजी घर पे नहीं है, उसको झूठ बोलना आ गया। उस दिन के बाद वो झूठ बोलता चला गया और जीवन उसका बेकार हो गया, नुकसान में चला गया। हम अपने बच्चों का नुकसान कर लेते हैं। हम प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना चाहते। अगर मकान मालिक आया था तो बाप को चाहिए था खुद निपटता, कहता खुद के भाई अभी नहीं है, मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं, जब होंगे तब दूंगा। बच्चे से क्यों झूठ बुलवा रहा है?
बच्चा जब बाप को स्ट्रगल करते हुए देखता कि कितना स्ट्रगल है फादर के जीवन में, सच्चाई और ईमानदारी से चल रहे हैं, कितना स्ट्रगल है, और ये उस राह को छोड़ नहीं रहे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सच्चाई और ईमानदारी की राह जो है ये लॉन्ग टर्म पेइंग है, मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे मन में कोई टेंशन नहीं है, कल क्या झूठ बोला था, परसों क्या बोला था, ये याद रखते रहो। एक कहावत है, एक झूठ 100 झूठ बुलवाता है। आप सच बोलो, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। कितने लोग आए थे, कितने लोग गए, गिनती करो, ये करो, वो करो। आपको सच बोलना है तो सच तो जो है वो है, उसमें सोचना कुछ नहीं है, उसमें याद कुछ नहीं रखना है। सच और झूठ बोलना आदत बन जाते हैं। कोई सच बोलता है ये उसकी आदत है, कोई झूठ बोलता है ये उसकी आदत है। जिनको सच बोलने की आदत होती है, अगर वो पहली बार जीवन में कभी झूठ बोलते हैं तो पकड़े जाते हैं, क्योंकि उनको झूठ बोलना नहीं आता। एक बच्चे को एक बार, आपने बहुत पुरानी कहानी सुनी होगी, पहाड़ पे चढ़ा हुआ था, भेड़ चढ़ा रहा था, उसको मजाक सूझा और उसने आवाज़ लगाई, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। सारे गांव वाले पहाड़ पर पहुंचे, देखा कोई भेड़िया नहीं है, बच्चा हंसने लगा उनके ऊपर, चले गए वो लोग। दोबारा फिर चिल्लाया, थोड़े दिन बाद, भेड़िया आ गया, भेड़िया। फिर भागे सारे गांव वाले, ऊपर आ गए, उन्होंने देखा कोई भेड़िया नहीं है। अब वो जब चले गए तो तीसरी बार भेड़िया आ गया, उसने चिल्लाया, भेड़िया आ गया, कोई उसको बचाने नहीं आया, और भेड़िया उसकी कई भेड़ों को मार के खा गया, मार के डाल दिया। तो ये जो मजाक होता है, झूठ होता है, झूठ वाला मजाक, ये बड़ा महंगा पड़ जाता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? जब किसी इंसान को झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है, छाप पड़ जाती है उसके ऊपर, तो वो अगर सच भी बोले तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता, भरोसा खत्म हो जाता है। एक बार एक टीचर ने, ये भी आपने सुना होगा दृष्टांत, ये एक बार एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को एक डब्बा दिया कि बेटा ये डब्बा लेकर जाना और अपने पापा को देना, और देखो रास्ते में खोलना नहीं। लड़के ने उसको बैग में रख लिया, अपने स्कूल बैग में, और लेकर चला। तो स्कूल बैग में उसको लगा डब्बे में कुछ है, खटखट कर रहा है, कोई चीज़ है उसमें। उससे रहा नहीं गया, उसने एकांत देखा और एकांत में उसने उस डब्बे को खोल दिया, उसमें चूहा था, निकल के भाग गया, और अब उसके बाद वो चूहे को नहीं पकड़ पाया। पिता के पास पहुंचता है और कहता है कि मैंने रास्ते में इस डब्बे को खोला, टीचर ने दिया था आपको देने के लिए, मैंने इस डब्बे को रास्ते में खोल लिया, टीचर ने कहा था मत खोलना, इसके अंदर चूहा था, वो निकल के भाग गया। पापा एक बात बताओ, एक कैसा टीचर है जो चूहा भेजता है पेरेंट्स को? ये स्कूल कैसा है जो ऐसे टीचर रखता है? आप पिता कैसे हो जो मुझे ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हो? ये कहानी में आपने कभी नहीं सुना होगा। ये 3 सेंटेंस जो मैंने बोले, लड़के ने बोले, लड़का पकड़ा गया, वो आपने सुना होगा, क्योंकि उसमें चूहा निकल के भाग गया था। पिता ने कहा कि इसमें क्या लाए थे, टीचर से बात हुई, तो लड़का पकड़ा गया, खोल दिया था। बोले तुमने क्यों खोला डिब्बा? हाँ, जब हमने कहा था नहीं खोलना है ना, विश्वास की बात थी, विश्वास खो दिया उस लड़के ने। लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ है, लड़का अपने पिता से उल्टा, ये आज के ज़माने की बात है ना, तो कहता है ये कैसे टीचर हैं इस स्कूल के जो चूहा भेजते हैं पेरेंट्स को, और एक कैसे स्कूल कैसा है जो ऐसे टीचर रखते हैं, और आप पिता कैसे हो जो मुझे ऐसे स्कूल में पढ़ाते हो? पिता ने कहा बेटा तू बात मत कर ज़्यादा, तू फेल हो गया, एक इम्तहान लिया गया था तेरा, एक एग्ज़ाम था तेरा जिसमें तू फेल हो गया। अब तो उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है। तूने चूहा नहीं खोया, तूने अपने टीचर का भरोसा खो दिया और मेरा भी भरोसा खो दिया। अब मेरे को भी तेरे ऊपर विश्वास नहीं रहा और टीचर को भी तेरे ऊपर विश्वास नहीं रहा। ऐसे लोग भरोसा खो देते हैं, एक गलती करते हैं और उसको छुपा जाते हैं, और गलती सामने आई जाती है, वो दोष देते हैं दूसरों पर, लेकिन उनसे भरोसा आदमी का चला जाता है। पिता का भी भरोसा नहीं रहा अपने बेटे पर, टीचर का भी भरोसा नहीं रहा अपने स्टूडेंट पर।
ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में क्या करेगा? सत्संग हमको भगवान से भी जोड़ता है और सत्संग हमको व्यवहार भी सिखाता है। बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक नहीं जागृत होता, आदमी गलत सलत काम करता रहता है, सत्संग में जाता रहता है। एक उदाहरण था इसमें, एक आदमी एक बार गलत काम करते हुए पकड़ा गया। जो भी हुआ हुआ, वो गया, वो अपना दरगाह पर एक चादर चढ़ाया और मन में ये सोच लिया कि मेरा पाप धुल गया। क्या आप सोचते हैं एक चादर चढ़ा देने से पाप धुल जाएगा? भगवान ने कहा गीता में, ऐसे बात नहीं है। भगवान ने कहा पापी भी हो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे छुड़ा देता हूं इन बातों से, लेकिन मेरी शरण में आए तो, बिना शरण में आए लोग इस श्लोक को अगर बोल दें तो उनका तो फिर कोई इलाज नहीं ना, क्योंकि यमराज तो अपना काम करते हैं। चित्रगुप्त के पास सारा चिट्ठा है, यमराज अपना काम करते हैं, बोलता रहे को कुछ भी। शरण में आ जाए तो शरण में आ जाए, फिर तो वो सत्संग में लग जाएगा ना। ये सब काम छोड़ देगा, गलत सलत काम जितने हैं सब छोड़ देगा। हमारे सत्संग में भी जो बिजनेसमैन हैं, मैं उनसे आज रिक्वेस्ट करूंगा कि सच्चाई और ईमानदारी की राह पकड़िए। मेरी रिक्वेस्ट है खाली, बाकी तो आप जैसे, आप बढ़िया जानते हैं, आप जो भी हैं जैसा जानते हैं। तो फॉर एवर इन लाइफ हम किसी का ट्रस्ट खो देते हैं, किसी का विश्वास खो देते हैं। एक गलत काम हमारा विश्वास खो देता है। आप 10 किलोमीटर दूर एक डॉक्टर के पास जाते हो दिखाने के लिए, क्यों? डॉक्टर तो आपकी कॉलोनी में भी है, आपके पास में भी है, क्लिनिक भी है, बाहर मेन रोड पर भी एक छोटा सा हॉस्पिटल है, आप कहीं भी दिखा सकते हैं। पर 10 किलोमीटर दूर जाते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्यों? क्योंकि वहाँ भरोसा है, ट्रस्ट है, विश्वास है, वो आपके साथ गलत नहीं करेंगे। पहले ज़माने में कार अक्सर ख़राब हो जाया करती थी, तो एक पेट मैकेनिक होता था हर एक का, उस मैकेनिक पर ही जाते थे वो लोग, भाई ये कार बढ़िया ठीक करता है और कोई बेईमानी नहीं करता। मिस्त्री एक काम ठीक करते हैं कार का, दूसरा काम खराब कर देते हैं ताकि लौट कर फिर से आए। अरे भाई तुमने ये काम तो करा, ये चीज़ खराब हो गई, अब अरे साहब मैं क्या करूं इसमें, आपकी गाड़ी पुरानी होती जा रही है, अब ये तो खराबी निकलती रहती हैं। वो फिर तीसरी चीज़ खराब कर देगा कुछ, फिर लौट कर आना पड़ेगा। बेईमान मैकेनिक के पास कोई नहीं जाता, थोड़े दिन चलती है बेईमानी, फिर नहीं चलती है। आप में से कौन है ऐसा, आप हाथ खड़ा करो कि आप बेईमान के पास जाना पसंद करोगे? कौन है ऐसा आप में से जो ये कह दे कि मैं बेईमान के पास जाना पसंद करूंगा? झूठ जो बोलता है उसके पास जाऊंगा, उसका साथ करूंगा, उसका संग करूंगा, झूठे आदमी का संग करूंगा, बेईमान आदमी का संग करूंगा। तो 420 करे मेरे साथ, मैं उसके साथ डीलिंग करूंगा, माल उसको बेचूंगा जो मेरा पैसा खा जाएगा। आप माल उसको बेचोगे जो आपका पैसा खा जाएगा, बेईमान आदमी जो होगा। इस समझदारी की बात है। ऑथर लिखता है कि एक बार मैं एक होटल में लेक्चर देने गया था उस शहर में, तो जाके रुका, तो वहाँ पर एक डिजिटल वॉच रखी हुई थी साइड में, होगी 700-800 रुपये की होगी। तो वहाँ पर एक साइन लगा हुआ था, साथ में एक नोट लिखा हुआ था कि ये टेबल क्लॉक होटल की प्रॉपर्टी है। तो वेटर आया तो मैंने उससे पूछा भाई ये क्यों लगा रखा है यहाँ पर? कि साहब लोग घड़ी चुरा के ले जाते हैं इसलिए रखा हुआ है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा भाई लोग होटल में से चुरा के ले जाते हैं, क्या क्या चुरा के ले जाते हैं? बोले साहब सब ले जाते हैं चीज़ें, कोई तौलिया भी ले जाता है, कोई हमारी नैपकिन ले जाता है, कोई हमारी चादर ही पैक करके ले जाता है। हमने ये जो चादर वाइट मंगाई हुई हैं, कुछ लोगों को बहुत पसंद आती हैं, उनके घर में वाइट चादर इस तरह की, ये जो चिकनी वाली चादर है, बढ़िया वाली चादर है, ये वो नहीं होती तो वो ये चादर भी पैक करके ले जाते हैं। शायद आपको नहीं पता हो, सत्संगी लोग हैं, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पूरे वर्ल्ड में सर्वे किया गया कि होटलों में क्या चीज़ें ज़्यादा चोरी होती हैं, तो 3 आइटम उन्होंने बताया ज़्यादा चोरी होते हैं। चलो वो तो ठीक है, जो भी आइटम होंगे,
कौन लोग ज़्यादा चोरी करते हैं? जब लोग आते हैं उसके बाद जब जब स्टाफ जाता है होटल के कमरे में, उसको चीज़ें कम मिलती हैं, तो ये जो कस्टमर जो ठहरा हुआ था ये किस देश का था ऐसे देखा जाता है। कौन था ये नहीं देखा जाता, किस देश का था ये देखा जाता है। अब भारत उसमें टॉप करता है, टॉप लिस्ट पर है भारत, जो चोरी करने में सबसे आगे है होटल का सामान। मैं वहाँ ना होटल जब रेस्टोरेंट में गया तो वहाँ जो ये जो कटलरी थी इसमें उनका जो ये फोर्क था बहुत बढ़िया था, और मैंने वो चुपचाप अपने रुमाल में ऐसे किया, जेब में रख लिया और मैं ले आया। सोवेनियर घर में ला कर दिखाएंगे, मैंने सोवेनियर से इकट्ठी की हैं। उस होटल की चादर है, उस होटल का नैपकिन है, उस होटल का तौलिया है, उस होटल का कुछ और वहाँ का जो भी आप उठा लाए वो है वो है। देखिए साबुन, आप कुछ लोग साबुन ले आते हैं वहाँ से, साबुन आपको यूज़ करने के लिए मिलता है, आपने एक साबुन यूज़ किया, साथ में 2 और रखे हैं एक्स्ट्रा, वो आप ले आए, तो मैं उसको चोरी तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो तो आपको यूज़ करने के लिए मिले हैं। चलो ठीक है, कुछ लोग छोटे मोटे ऐसे काम करते हैं। देखिए सोना 24 कैरेट का होता है, हर एक आदमी 24 कैरेट का नहीं होता। 22 कैरेट के जो लोग होते हैं वो दुनिया में चलते हैं। ऐसी एक कहावत है कि दाल में नमक के बराबर कुछ करो तो चलता है, दाल में नमक के बराबर, और दाल नहीं है, नमक ही नमक है, तो कैसे चलेगा, कौन खा लेगा। तो आपने छोटी मोटी चीज़ें, वहाँ शैम्पू रखा है, उसकी बोतल आप थोड़ा शैम्पू यूज़ करा, बच गई, आप उठा लाए, चलो ठीक है। टूथब्रश आपको मिला, उनकी तरफ से मिला, आपने उसको यूज़ किया, उसके बाद आप रख कर ले आए, चल। मैं आपको बेईमानी नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो 24 कैरेट का सोना होता है उसके जेवर ज़रा मुश्किल से मिलते हैं, ज़्यादातर 22 कैरेट के मिलते हैं। क्यों? थोड़ी मिलावट करके उनको बनाने में आसान हो जाता है। तो प्योर एकदम आदमी, वो तो आदमी खैर सबसे ही बढ़िया है। जो होटल की एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, वहाँ का कोई सामान नहीं उठाता है, वो आदमी जेन्युइन है, ऑनेस्ट है, नंबर 1 बढ़िया आदमी है, टॉप क्लास नंबर 1, जो होटल की कोई चीज़ नहीं उठाता, सब चीज़ें यूज़ करता है और वहीं के वहीं छोड़कर चला आता है। मान लीजिए अभी हम ऐसे नहीं हैं, तो आज हम सीखें। पुरानी आदत के हिसाब से आप कहते हैं वो शैम्पू हमने यूज़ करा, वो ज़रा सा यूज़ करा, उसके बाद उसमें रह गया तो क्या करें, वो लोग तो फेंक देंगे, तो क्यों ना हम ले आएँ। वो चलो ठीक है, वो फिर वही बात आ गई, दाल में नमक चलता है। मैं आपको बेईमानी नहीं सिखा रहा हूँ, आई एम सॉरी, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपको बेईमानी नहीं सिखा रहा हूँ, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लोग दलील पेश करते हैं, वहाँ हम कुछ कह नहीं पाते, उसके लिए कहा। बाकी सामान उठा लाना ये बिल्कुल गलत है। इस आदत को जो लोग जाते हैं कहीं टूर्स पर, सामान उठा लाते हैं, वो आज के बाद कृपया ये सब काम नहीं करेंगे। हम भारत में ऑनेस्टी है ये प्रचार चाहते हैं, भारत में ईमानदारी है, भारत में बेईमानी नहीं है, ये प्रचार चाहते हैं। एक कोई बड़ा स्पीकर अमेरिका से भारत आया था, तो वो अपने लेक्चर में बताता है कि मैं एक होटल में यहाँ ठहरा हुआ था और मैं एक टैक्सी से एयरपोर्ट से होटल आया था, और जब होटल के कमरे में मैंने अपना पर्स देखा तो गायब था, पीछे की पॉकेट में पर्स नहीं था। बोला मैं एकदम घबरा गया। मैंने होटल के इंचार्ज को फ़ोन किया, उस समय रात के 9 बज रहे थे। उसने कहा हम दिखवाते हैं। 1 घंटे तक कोई खबर नहीं। 10 बजे फिर मैंने फ़ोन किया, भाई क्या रहा मेरे पर्स का? उसने कहा हम कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं। उसके बाद मैंने फिर फ़ोन किया 1 घंटे बाद, 11 बजे रात को, भाई सोने का टाइम हो गया, अब कौन देखेगा, कहाँ मिलेगा आपको मेरा पर्स? तो उसने कहा हम जो टैक्सी आपको लेकर आई थी यहाँ तक, हम उसकी खोजना कर रहे हैं और वो आदमी का पता चल गया है, थोड़ी देर में वो आदमी आने वाला है। बोले मैं 12 बजे तक जगता रहा, वेट किया मैंने, 12 बजे रात को वो टैक्सी वाला आया, सर आई एम वेरी सॉरी मैं बिज़ी था,
मैं आपको छोड़कर घर चला गया था और घर में मेरे कोई फंक्शन था जिसमें मैं बिजी था। जब इनका होटल वालों का कॉल आया रात को 11 बजे मेरे पास, क्योंकि पहले औरों को ढूंढ रहे थे, मेरे को जब इन्होंने ढूंढा तो रात को 11 बजे मेरे पास फ़ोन आया और वहाँ से यहाँ तक आने में मुझे 1 घंटा लग गया। सर, दूर है मेरा घर और ये आपका पर्स है जो पीछे की सीट पर मुझे पड़ा मिला। आप कुछ कर रहे होंगे, आपका पर्स निकल करके सीट पर गिर गया था। ये आपका पर्स आपके सामने है, पैसे गिन लीजिए, आपके कार्ड्स हैं जो भी हैं आप इसमें देख लीजिए। तो जो स्पीकर था वो खोलता है पर्स को, पूरा चेक करता है, पूरे पैसे थे, पूरे कार्ड्स थे, हर चीज़ पूरा ठीक थी। वो 1000 का नोट निकाल कर उसको देता है ड्राइवर को, ये तुम्हारे लिए। ड्राइवर कहता है सॉरी सर, ये मेरा कर्तव्य था, ये मेरा कर्तव्य था, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। तो उसने कहा तुम्हारा पेट्रोल खर्च हुआ है, तुम इतना दूर से आए हो मुझे देने के लिए और अब तुम वापस जाओगे, तुम्हारा पेट्रोल का खर्चा। तो कहता है सर ये भी मेरा कर्तव्य के अंतर्गत ही आता है कि अगर आपकी कोई चीज़ गाड़ी में रह गई है मुझे उसी समय देखना चाहिए था कि आपकी कोई चीज़ गाड़ी में रह गई है। जब आप उतर गए गाड़ी से मुझे गाड़ी को एक बार चेक करना चाहिए, आपका कोई सामान तो नहीं रह गया, ताकि मैं आपको वापस वहाँ पर दे सकूँ। मैं लापरवाही करके आपको छोड़ करके सीधा घर चला गया, ये मेरी गलती है। देखिए, भारत में भी ईमानदार और अच्छे इंसान रहते हैं। अब हम भारत का ही एक और घटना देखते हैं। हर तरह की घटनाएं होती हैं, सीखना चाहिए हमको। एक स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है जिसने भारत में एक ब्रांच खोली हुई है। तो ये जो स्पीकर हैं लिखते हैं कि उन्होंने हमें ये कहा कि हमारे यहाँ सेल्स थोड़ा कम है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप पता लगाइए कि हम तो एक अच्छी कंपनी है, पूरे वर्ल्ड में हमारा काम चलता है, भारत में क्यों नहीं चल पा रहा काम। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको पता करके बताते हैं, 2-4 दिन का टाइम दीजिए हमें। 3 दिन बाद हमने कंपनी को अप्रोच किया और उनके जहाँ से फ़ोन आया था मैनेजर से, तो उनको बताया कि हमने पता किया है आपके जो सेल्समैन हैं जिनको बिक्री भी करनी है और अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को तो प्रॉब्लम भी सुननी है, अपने सर्विस स्टाफ को बताना है, उनकी सर्विसिंग करानी है, उनको सर्विस देनी है, उनको अच्छा अपना सहयोग देना है, अपनी सेवाएं देनी है ताकि वो आपकी कंपनी ग्रो करे। तो ये जो भी आपका स्टाफ है ये अच्छा नहीं है, अप टू डेट, अप टू द मार्क नहीं है। ये जब जाते हैं किसी क्लाइंट से मिलने तो उनको टाइम देते हैं फ़ोन पर, और 2 घंटे बाद का टाइम जैसे दिया तो ये पहुंचते नहीं है टाइम पर, 1-1.5 घंटा 2 घंटा लेट इनकी कॉमन बात है। क्लाइंट वेट करता रहता है और वो नाराज़ हो जाता है अंदर अंदर। जब ये पहुंचते हैं वहाँ डीलिंग करते हैं तो किसी कारण से आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाता है। आपको इसलिए कम ऑर्डर मिल रहे हैं या इसलिए काम नहीं चल पा रहा क्योंकि आपके जो सेल्समैन हैं ठीक नहीं है। इनको 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 कहना चाहिए इंटेग्रिटी, लॉयल्टी और एक ह्यूमिलिटी, एक प्रेम, एक ओनरशिप, एक डिटर्मिनेशन, इनके अंदर में कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, ये केवल नौकरी कर रहे हैं, इनके अंदर ओनरशिप नहीं है, इनके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है। ओनरशिप मेरी कंपनी, हमारी कंपनी है, ये हमारा अपना काम है, हमको अपना काम करना है। तो ये भाग कर जाएंगे, टाइम से पहले पहुंचेंगे। ये लापरवाह हैं, इनको सिर्फ अपनी तनख्वाह से मतलब है। हम कैसा आदमी रखना चाहेंगे अपने यहाँ? अगर हमें कोई आदमी रखना पड़े तो कैसा आदमी रखेंगे? माई आए, बैठे, बात बनाए, चाय पिए हमारी, और 1 घंटा उसका हो गया, वो चली गई, काम सब रह गया। ऐसी माई रखोगे आप घर में? हमको भी मेहनती बनना चाहिए। ये बातें हमको सिखाती हैं कि हमको मेहनती बनना चाहिए, मेहनत से कभी नहीं घबराना चाहिए, मेहनत से पीछे नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए लेट हो रहे हैं तो इनको फ़ोन करना चाहिए क्लाइंट को, सॉरी मैं लेट हो रहा हूँ, मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, कोई कारण बन गया है, चला तो मैं 1 घंटा पहले था, आपका ऑफिस थोड़ा दूर है लेकिन यहाँ मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ,
मैं कोशिश करके जल्दी से जल्दी पहुंचता हूं। एक कायदा बनता है। ये फ़ोन ही नहीं करते। आपका बच्चा जब घर में लेट हो जाता है, नहीं आता, तो आप फ़ोन करते हो उसे, कहाँ है तू, अभी तक नहीं आया, क्या बात है? मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ मम्मी। जब वो ये कहता है तो ठीक है, हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, कहाँ है भाई? आप जानना चाहते हो अपने बच्चे के बारे में। ऐसी हर क्लाइंट चाहता है उसको ठीक से सर्विस मिले। तो इनके अंदर इतनी ईमानदारी, सच्चाई नहीं है कि कह दें आई अपोलोजाइज फॉर कमिंग लेट, मैं आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया। ये भी नहीं कहते पहुंचकर। ये तो है ही कि देर में पहुंचते हैं, और पहुंचकर ये भी नहीं कहते आई एम सॉरी, आई एम लेट। ऐसे आदमियों को क्या काम मिलेगा? कैसे चलेगी आपकी कंपनी? तो वो जो पार्क में बच्चे वाली बात चल रही थी, उसमें एक मॉरल ऑफ द स्टोरी कि पहला झूठ बोलना मुश्किल होता है, उसके बाद दूसरा और तीसरा झूठ आसान हो जाता है, और उसके बाद तो वो व्यक्ति एक झूठा और बेईमान व्यक्ति बन जाता है। उस व्यक्ति के साथ आप कैसे डील करोगे? आप उसके साथ डीलिंग नहीं करना चाहोगे। अब कोई कहता है मैं तो छोटा झूठ बोला, कोई बड़ा झूठ तो बोला नहीं, 2 पैसे की चोरी की, कोई बड़ी चोरी तो की नहीं। तो ये अपना बताते हैं कि छोटी और बड़ी चोरी नहीं होती, छोटा और बड़ा ऐसा कुछ नहीं होता, झूठ तो झूठ होता है। छोटी चीज़ के लिए बोला या बड़ी चीज़ के लिए बोला, झूठ तो झूठ होता है। झूठ बोलने का अभ्यास करते चले जाओगे तो झूठ बोलने का अभ्यास स्थायी हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट, वट एवर यू प्रैक्टिस इट बिकम्स परमानेंट। हम सच बोलने की आदत डालते हैं तो हमको सच बोलने की आदत पड़ जाती है। जो लोग झूठ बोलने की आदत डालते हैं वो झूठे हो जाते हैं, झूठ बोलने वाले हो जाते हैं। उनको आदत पड़ जाती है, परमानेंट हो जाती है उनकी आदत, वो सच बोल नहीं पाते। वो एक बार सच बोलने की कोशिश भी करें तो पकड़ा जाता है। जैसे सच्चा आदमी एक बार झूठ बोल दे तो पकड़ा जाता है, ऐसे झूठे लोग अगर एक बार सच बोलने की कोशिश करें तो पकड़ा जाता है। अच्छा, आज सच बोला है तुमने, हमेशा झूठ बोलते हो। ये ऑथर एक अपने जीवन की एक घटना बताते हैं कि हमको एक बार कुछ हमारा प्रोग्राम था, 2012 की बात है, कुछ लीडरशिप प्रोग्राम था। तो उसमें मिडिल ईस्ट से कुछ लोग आने थे, उनका पेमेंट 79,000 रुपीज़ था। उनके अकाउंटेंट ने जब मनी ट्रांसफ़र किया तो कुछ जो होता है ना, जैसे यूरो को बदलना है इंडियन रुपी में या डॉलर्स को बदलना है इंडियन रुपी में, वो कैलकुलेशन से उससे बड़ी मिस्टेक हो गई और 79,000 रुपीज़ की जगह उसने 1.25 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र कर दिया। हमारे अकाउंटेंट ने बैलेंस चेक किया यहाँ पर, तो बोलता है साहब ये तो बहुत बड़ी रकम आ गई मिडिल ईस्ट से। 79,000 रुपीज़ आने थे, 1.25 करोड़ रुपया आ गया है, ये मिडिल ईस्ट से आया है और ये गलती से आ गया है, हमें साफ दिख रहा है। तो अकाउंटेंट पूछता है मेरे से, सर अब क्या करें? अकाउंटेंट मेरे से पूछता है 79,000 की जगह 1.25 करोड़ रुपया आ गया है अकाउंट में, वो पूछता है क्या करें? तो आप क्या सोचते हो क्या करें? जो एक आम आदमी है वो क्या सोचेगा क्या करें? खा जाओ पैसा, सारा पैसा निकाल लो, अकाउंट को बंद कर दो, नया अकाउंट खोल लो, गया दूसरे का पैसा। और आदमी बेईमान हो गया, भारत पे एक बोझ बन गया, भारत का नाम खराब कर दिया। क्या अकाउंटेंट को नहीं मालूम क्या करना चाहिए उस पैसे का? मेरे अंदर एक प्रश्न उठा, तुम पूछ रहे हो मेरे से क्या करना चाहिए इस पैसे का, क्या तुमको नहीं मालूम क्या करना चाहिए इस पैसे का? मेरे से क्यों पूछ रहे हो? तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने कहा मैं समझ रहा था कि अकाउंटेंट मेरी नीयत चेक कर रहा है, मेरा 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 इरादा चेक कर रहा है, मेरी
इंटेग्रिटी चेक कर रहा है, मेरी लॉयल्टी चेक कर रहा है, मेरी वफादारी चेक कर रहा है, मैं एक बेईमान इंसान हूँ कि एक सच्चा इंसान हूँ, ये चेक कर रहा है। मैं समझ गया। मैंने उससे पूछा, मैं काफ़ी ट्रैवलिंग पे जाता रहता हूँ, अगर मेरे पीछे से चेक आया होता तो तुम क्या करते? अब मैं उसकी इंटेग्रिटी चेक कर रहा था। मैं कहीं बाहर होता और तुम्हारे पास ये चेक आता या इस अकाउंट में जमा हुआ है तो तुम क्या करते? अकाउंटेंट चुप खड़ा हो गया, सोच में पड़ गया, आंखें नीचे कर ली। मैंने कहा कि पहले वहाँ ऑफिस में खबर कीजिए मिडिल ईस्ट में कि ऐसे ऐसे हो गया है, आपने ज़्यादा पैसे भेज दिए हैं, इंस्ट्रक्शन दीजिए बैंक को कि पैसा उनका वापस करे। ये गलती से आ गया है, जो भी मेरे से लिखित कार्रवाई करानी है वो करा लो, बैंक को वो पेपर जमा करो और उनका पैसा वापस कराओ। जब उस कंपनी को फ़ोन किया मिडिल ईस्ट वाली को कि आपका पैसा ऐसे आ गया है, तो घबरा कर उन्होंने फ़ोन करने लगे बार बार कि आप पैसा कब वापस कर रहे हैं, आप पैसा कब वापस कर रहे हैं। तो हमने कहा थोड़ा रुकिए, बैंक के ट्रांजैक्शंस होते हैं, बैंक से होता है, आपने बैंक को ही तो भेजा है, तो बैंक अब आपको वापस भेजेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सब्र कीजिए। उनको एकदम बेसब्री हो रही थी, वो परेशान हो रहे थे। हमने कहा आपको तो पता भी नहीं था ऐसे हो गया है, हमने ही तो आपको बताया, तो हम आपको पैसा वापस कर रहे हैं, बी श्योर, आप शांत रहिए, आप निश्चिंत रहिए कि आपका पैसा वापस आएगा। पर उन्हें सब्र नहीं हो रहा था। बोले भारत में कोई लीगल सिस्टम काम तो करता नहीं है, हम कुछ भी कहेंगे अब हमारा पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये हमको घबराहट हो रही है। तो हमने उन्हें एक लेटर लिखा, हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं ये सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित हैं। हम लोग अपने ऑफिस में भी ईमानदारी प्रैक्टिस करते हैं और उनका पैसा हमने रिटर्न का तो भर ही दिया था, सारे फॉर्म और सारा जो भी लेटर मांगा था बैंक ने, और उनका पैसा थोड़े दिन में जब वापस पहुंच गया तब उनका फ़ोन आया थैंक्स का। ईमानदारी अमाउंट ऑफ मनी के हिसाब से नहीं नापी जाती साहब। ईमानदारी अमाउंट ऑफ मनी के हिसाब से नहीं नापी जाती। ईमानदारी तो 1 रुपए की और 1 करोड़ की ईमानदारी तो ईमानदारी होती है। जैसे उस टैक्सी ड्राइवर ने पैसा वापस कर दिया और बिल्कुल ईमानदारी से, और 1 रुपया भी नहीं लिया बदले में, ये ईमानदारी की मिसाल है। ईमानदारी तो ईमानदारी होती है। हम अपनी तरफ देखें कि क्या हम 24 कैरेट पवित्र हैं हम सब, तो हम पाएंगे अपने को कोई 22 कैरेट का है, कोई 20 कैरेट का है, कोई 18 कैरेट का है, कोई 8 कैरेट का है। हम लोग अपने चरित्र में दाग धब्बे पाएंगे, अपनी ईमानदारी में। कुछ लोग हैं 22 कैरेट के, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कुछ गलती हर इंसान से हो जाती है। 24 कैरेट का शायद ही कोई हो, और है तो उसको मुबारक है, उसको बहुत कंग्रेचुलेशंस हैं कि वो एक बहुत नेक, सच्चा और ईमानदार इंसान है, बहुत अच्छा। लेकिन 22 कैरेट का भी है तो भी चलेगा। सारे जितने आभूषण बनते हैं 22 कैरेट में जो बनते हैं वो सब अच्छे माने जाते हैं, 24 का तो बेस्ट है ही। तो ये जीवन एक सफ़र है, हमें सीखते जाना है, रोज़ सीखना है, डेली सीखना है, एक सच्चा और एक अच्छा इंसान बनना है। इंटेग्रिटी, लॉयल्टी, ओनरशिप, ये सब हमारे अंदर होनी चाहिए। मेरा काम है, मेरा काम है, काम करो तो ऐसे करो, मेरा काम है। सारा भगवान का काम मेरा काम है, मैं भगवान का काम करता हूँ, सब काम मेरा है। ऐसे काम करो, देखो कितना बढ़िया काम करोगे। बढ़िया की बात नहीं है, देखो कितना काम करोगे आप, अमाउंट ऑफ वर्क, और कितना जल्दी टाइम से हर चीज़ आपकी बढ़िया होगी। जहाँ भगवान है वहाँ प्रोस्पेरिटी है, ये बात गीता में सिद्ध होती है। भगवान ने जब सारा उपदेश कर दिया तो संजय ने ये बात कही कि जहाँ भगवान है वहाँ प्रोस्पेरिटी है, वहाँ सब कुछ है। तो आप मत डरो, मत घबराओ, भगवान से जुड़ जाओ तो आपको सच्चाई और ईमानदारी
पे करेंगे। वैसे वैसे कहावत है, ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन। ऑनेस्टी आज पे नहीं करती, लॉन्ग रन में पे करती। बेईमानी अभी पे करती है अभी, लेकिन ऑनेस्टी देर में पे करती है और आदमी वो एक अच्छा इंसान कहलाता है। कल क्रिसमस है। एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही थी। एक बार एक संत जी से मैं मिला था, तो वो क्राइस्ट के बारे में थोड़ा सा बता रहे थे कि क्राइस्ट जो थे भारत में 11 साल आकर रहे थे और यहाँ पर उन्होंने ज्ञान अर्जन किया था, गीता पढ़ी थी। गीता जो भी संत थे उन्होंने गीता पढ़ाई थी। तो कृष्ण भगवान का नाम उनको बहुत आकर्षित किया और उन्होंने अपना नाम क्राइस्ट रख लिया। तो कृष्ण पर ही क्राइस्ट जैसे पढ़ा है, ऐसा उनका भाव होता है ना। एक बात होती है कहने की, तो उस तरह से उन्होंने बताया। तो वही ज्ञान लिया गीता से। तो गीता में कर्म योग का आचरण देखिए भगवान ने जो बताया है, उसमें है प्रेयर एंड सर्विस। प्रेयर क्या? हे नाथ मैं आपका हूँ, ये प्रेयर है। हे भगवान हम आपके हैं, हे नाथ हम आपके हैं, हे प्रभु हम आपके हैं, ये प्रेयर हुई। एंड सर्विस, सबकी सेवा करना। शरीर संसार से मिला है, इसे संसार की सेवा में लगा दो। हम भगवान के हैं, हम भगवान में लग जाएं। प्रेयर क्या है? हे नाथ हे नाथ हे नाथ हम आपके हैं, हे प्रभु हे दीन बंधु हे दीननाथ हम आपके हैं, हम आपके लिए हैं, हम आपका कार्य करते हैं, हम आपकी सेवा करते हैं, हम सब काम आपका करते हैं। आपका काम है, आपका संसार है, हम भी आपके हैं, तो हम अपना काम समझ करके करते हैं। है आपका काम, आपका ही काम है सब। और हम अपना क्यों मान लेते हैं? क्योंकि आपका काम हमारा काम, ये संसार आपका हम आपके, सब कुछ एक है। तो मानने में कोई दिक्कत नहीं है हमारा काम। लेकिन ऐसा है ना वहाँ, क्योंकि ज्ञान हमको पूरा पूरा नहीं होता, तो बार बार एक मेरा काम, मेरी चीज़, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा परिवार, ये हमको मोह घेर लेता है। तो यहाँ थोड़ा सा नुकसान हो जाता है बोली में। तो इसलिए हम मेरा काम नहीं कहेंगे, हम भगवान का काम करते हैं ऐसा कहेंगे। तो इसमें कहने में आनंद है। हम भगवान के हैं, भगवान का काम करते हैं। संसार किसका है? भगवान का है। तो इसमें बड़ा आनंद है कहने में इसमें। और भगवान से अपनापन है, भगवान से अपनापन है, कहने में आनंद है। ऐसे कर तो क्राइस्ट फिर जब अपना गए अपनी कंट्री, तो उन्होंने प्रचार किया प्रेयर एंड सर्विस। सुनने में बहुत सुंदर है। उन्होंने कहा आई एम सन ऑफ गॉड। इस पर ऐतराज हो गया लोगों को। हमारे यहाँ तो भारत में स्वतंत्रता है, हम कह सकते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, फ्रीली, आराम से हम भगवान के बच्चे हैं, और हम सब भगवान के बच्चे हैं, और हम सब एक हैं। क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो हम सब एक हैं। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी देवी देवताओं को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी प्राणियों को हमारा नमन है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।